करेंगे क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने का। तो जो समझने वाला है ना वो आज ही है, वो तुम खुद देखोगे। चलो ठीक है। हाँ वही हम बेसिकली ना, मैं आपको क्या बता रही थी इसके अंदर क्या चीज है। इसके अंदर 3 टॉपिक हैं बेसिकली। एक एड्सॉर्प्शन वाला टॉपिक है जो आई थिंक मैंने आपको क्लास पहले भी कभी बताया है, ठीक है। एक आपका है कोलॉइड्स वाला टॉपिक जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर के मन पे डिपेंड करता है, उसके मूड पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ से क्वेश्चन दे, या वो एड्सॉर्प्शन दे देता है या कोलॉइड से दे देता है, राइट। थर्ड इसमें आता है आपका कैटालिसिस वाला। कैटालिसिस वाला वही सिंपल जो हमने आई थिंक हमने उसमें बायोमोलिक्यूल्स में भी किया था थोड़ा बहुत, वही बिल्कुल सेम यहाँ पे है। तो ये तो 15 to 20 मिनट्स का टॉपिक है, इसमें ज्यादा नहीं है और इसमें से क्वेश्चन भी नहीं आता है। तो मेन आपको ना इन 2 टॉपिक पे बहुत बहुत फोकस करना है। बहुत फोकस करने का क्या मतलब है, जितना मैं कराऊंगी क्लास में उतना करना है। बस एक बार रात को सोने से पहले ना 15 मिनट जितना मैंने करवाया है ना उसको रिवाइज कर लेना। चाहे वो एनसीईआरटी से फटाफट फटाफट ऐसे कर लेना लाइन बाय लाइन, वरना उसको भी रहने देना। आप लोग सिर्फ नोट्स को रिवाइज कर लेना। और जो हर टॉपिक के बाद क्वेश्चंस लिखे हुए हैं मैंने 10 आई थिंक 8 to 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आफ्टर ईच टॉपिक, उसको बस रिवाइज कर लेना रात को सोने से पहले और खत्म फिर, ठीक है। और ये चैप्टर तुम्हारा प्रिपेयर हो जाएगा और 4 नंबर तुम्हारे हाथ में। तो आई होप अगर इस संडे को इस चैप्टर में से क्वेश्चन आता है तो तुम लोग कर लोगे वो क्वेश्चन, ठीक है। चलो ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू सरफेस केमिस्ट्री। देखो जितनी भी बेसिकली सरफेस केमिस्ट्री में हम कैसे फिनोमिना से डील करने वाले हैं जो सरफेस पे होते हैं, ठीक है। आप लोग देखोगे काफी सारी चीजें हम एड्सॉर्प्शन पढ़ेंगे, एड्सॉर्प्शन के अलग अलग टाइप देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे। तो ये वो वाले फिनोमिना जो सरफेस पे होते हैं, मतलब बेसिकली जिनकी जो कंसंट्रेशन है वो सरफेस पे ज्यादा होती है, वो सब हम सरफेस केमिस्ट्री में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहीं पे मैंने इसलिए पिक्चर बना के दे रखे ताकि आप लोग समझ पाओ ये सरफेस है, ऊपर से मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, वो इस पे चिपकेंगे, वो हम बात की बात देखेंगे कि उसको क्या बोलते हैं। बस सिंपल मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे हम जो भी सरफेस पे फिनोमिना होते हैं उन सबको हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो जो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आती हूँ, तुम्हारा एड्सॉर्प्शन यहीं से शुरू होगी और इसी कहानी को हम आगे तक लेके जाएंगे। बिल्कुल बेसिक से शुरू करके हम एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म पे आज के लेक्चर को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है एड्सॉर्प्शन। और जो ये 26 स्टूडेंट्स है ना, बैठे रहना यहाँ पे, मैं फिर बता रही हूँ, क्योंकि ये चैप्टर ना आप लोगों को घर पे अलग से पढ़ने की बिल्कुल नीड नहीं है। जो क्लास में करा रही हूँ वो मोटिवेशन है बस। कभी टाइम मिले, मतलब एग्जाम्स के बाद, तो एनसीईआरटी को तो वैसे ही तुम लोग पढ़ते हो, तो इसको सिर्फ एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन कर लेना, बाकी अभी कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, ठीक है। तो मैम एड्सॉर्प्शन क्या होता है? देखो एड्सॉर्प्शन मतलब होता है किसी चीज पे चिपकना। मतलब क्या बोल रही हूं मैं, जैसे सरफेस है, ये सरफेस, अब मेरे हाथ को ही देखो तुम, वैसे तो मैं पिक्चर में भी दिखाई दे रहा होगा फिगर में, जो ये सरफेस है वो सॉलिड का सरफेस भी हो सकता है, लिक्विड का सरफेस भी हो सकता है, राइट। उस पे आ रहे हैं पार्टिकल्स। अब वो पार्टिकल्स किसके हैं? वो पार्टिकल्स आपके गैस के हो सकते हैं, सॉलिड के हो सकते हैं, लिक्विड के हो सकते हैं। हम मान के चल रहे हैं अभी यहाँ पे कि गैस के पार्टिकल्स आ रहे हैं जो कि इस सरफेस पे आके चिपक रहे हैं। तो इस चिपकने को ही क्या बोलते हैं? एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। अगर मैं केमिस्ट्री की टर्म्स में इसको डिफाइन करूं तो क्या होता है, ये देखो, एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज एट द सरफेस ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड, ठीक है। इसका एक्यूमुलेशन होना ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड, इसी को ही हम एड्सॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है। अभी जिस सरफेस पे जो ये मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्ब हुए हैं इनको हम क्या बोलते हैं? एड्सॉर्बेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एड्सॉर्बेट बोलते हैं, ठीक है। जो एड्सॉर्ब हो रहे हैं इनको एड्सॉर्बेट बोलते हैं। जिस सरफेस पे एड्सॉर्ब हो रहे हैं उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं? एड्सॉर्बेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? एड्सॉर्बेंट बोलते हैं। तो ये सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो ये आपका एड्सॉर्प्शन है, ठीक है। मैम एब्जॉर्प्शन भी होता है। देखो वैसे तो हम इसमें एब्जॉर्प्शन के पूरे सरफेस केमिस्ट्री में जितना भी हमारा आज का जो लेक्चर होने वाला है वो एब्जॉर्प्शन पे ही होने वाला है, लेकिन क्योंकि हम एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे हैं तो हमें एब्जॉर्प्शन के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। एब्जॉर्प्शन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कोई बता सकता है? एब्जॉर्प्शन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल चारकोल। देखा है ना सबने, चारकोल का फेस मास्क लगाते हैं हम लोग,
तो वो क्या होता है, चारकोल का जब हम फेस मास्क मतलब फेस पे लगाते हैं तो जो हमारे फेस के सारी इम्प्योरिटीज या डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो चारकोल क्या कर लेता है, एड्सॉर्ब कर लेता है। तो काफी अच्छा एग्जांपल है एड्सॉर्प्शन। आपका सिलिका जेल है ना, आपने देखा होगा बोतल में डली होती है, हाँ सिलिका जेल भी क्या होता है, जो मॉइस्चर है उसको क्या कर लेता है, एड्सॉर्ब कर लेता है। ठीक है, काफी सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर मैं आपको बात करूं अभी आपसे एब्जॉर्प्शन की, तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, अगर मैं बोलूं एड्सॉर्प्शन, तो एड्सॉर्प्शन कैसे, सरफेस फिनोमिना है। यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूं, ये क्या है बच्चा, सरफेस फिनोमिना है। मतलब अगर कंसंट्रेशन सरफेस पे ज्यादा है तो हम वहां पे वर्ड यूज करते हैं एड्सॉर्प्शन। लेकिन अगर कंसंट्रेशन थ्रू आउट द मीडियम, थ्रू आउट द बल्क में ज्यादा है तो हम बोलते हैं उसको एब्जॉर्प्शन। जैसे वन सब्सटेंस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द अदर सब्सटेंसेस, उसको हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन का कोई एग्जांपल देना चाहे तो कौन देगा एब्जॉर्प्शन का? मैम कॉटन एंड वाटर। हाँ बिल्कुल ले सकते हो, ठीक है, कॉटन और वो, ठीक है आप बोल सकते हो। ठीक है, वैसे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, कॉटन अगर आप वाटर का एग्जांपल दे रहे हो तो यहाँ पे ध्यान से देखना, एड्सॉर्प्शन भी होता है एब्जॉर्प्शन भी होता है। अगर मान लो आप सिंपल पहले कॉटन को जस्ट डिप कर रहे हो पानी में, तो क्या हो जाएगा, सरफेस पे उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, जो पानी के मॉलिक्यूल आके चिपकेंगे उसके ऊपर, है ना। लेकिन अगर आप उसको पूरा सोक कर लो तो मतलब क्या होगा, वो अंदर भी जाएगा, मतलब बेसिकली बल्क में भी वाटर के मॉलिक्यूल जाएंगे, वहां पे उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो वहां पे एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है एड्सॉर्प्शन भी हो रहा है। जैसे आपका स्पंज आपने देखा होगा, पानी में डालोगे तो पानी के मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो भी क्या है, एब्जॉर्प्शन का अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, अच्छा अभी मेरी बात ध्यान से सुनो। एक होता है सोप्शन, एक होता है सोप्शन, यहाँ पे आप लिख सकते हो, एक होता है सोप्शन और एक होता है डिसोप्शन। तो वैसे ये पेपर में तो नहीं पूछा जाता बच्चे, लेकिन आप लोगों को इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सोप्शन क्या होता है, लिख सकते हो आप, व्हेन एड्सॉर्प्शन एंड absorption takes place simultaneously, इसको हम क्या बोलते हैं, इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। क्या, सॉरी आई एम सो सॉरी, सोप्शन बोलते हैं। ठीक है, एक आता है तुम्हारे पास डिसोप्शन। देखो डी आगे लगाने का क्या मतलब है, रिमूवल, रिमूवल। तो इसको कैसे आप डिफाइन कर सकते हो, प्रोसेस ऑफ, लिख लो, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एड्सोर्बेट, कहां से रिमूव, फ्रॉम सरफेस ऑफ एड्सोर्बेट। वेरी गुड, सरफेस ऑफ एड्सोर्बेट, इसको हम बोलेंगे डिसोप्शन। पेपर में नहीं आता बट पता होना चाहिए, क्योंकि सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो ये जो बेसिक टर्म्स है आपको आइडिया इसका होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो जैसे मैंने आप लोगों को एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बारे में बताया है, वो ये पिक्चर भी आप लोगों को, ये फिगर भी आप लोगों को यही दिखा रही है जैसे मैंने आपको बताया। एड्सॉर्प्शन आपका क्या होता है बच्चा, सरफेस फिनोमिना होता है, यानी कि देखो सरफेस पे कंसंट्रेशन ज्यादा, आप लोग देख पा रहे हो। ठीक है, लेकिन जब मैं बात करूं एब्जॉर्प्शन की, तो ये क्या होता है, बल्क फिनोमिना होता है, देख पा रहे हो आप, कहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, पार्टिकल्स की, मतलब आपने क्या लिया, लिक्विड, आपने सरफेस, बेसिकली जो सरफेस आपका लिक्विड का, गैस के पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो बल्क में उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो एब्जॉर्प्शन हो गया, सो सिंपल। ठीक है, तो ये तो था बिल्कुल चैप्टर का बिल्कुल बेसिक कि एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन होता क्या है। मेनली हम जो डील करने वाले हैं वो एड्सॉर्प्शन वाले प्रोसेस से यहाँ पे करने वाले हैं, क्योंकि अभी हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, फिजिकल एड्सॉर्प्शन, केमिकल एड्सॉर्प्शन, फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन, आइसोथर्म, तो वो सारा का सारा बेसिकली किससे रिलेटेड होगा, आपके एड्सॉर्प्शन होगा। इट मींस जहाँ पे सरफेस पे ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाती है, हमें आज की क्लास में उसी पे ही बात करनी है। ठीक है, लेकिन उस पे जाने से पहले कुछ हम एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। जैसे अभी मैंने आप लोगों को बोला सिलिका जेल क्या करती है, एड्सॉर्ब करती है। ये मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये पेपर में आए हुए हैं, ये आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है। ठीक है, ये जेई में भी आए हुए हैं, नीट में भी आए हुए हैं कि सिलिका जेल और एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, आप
को दोनों का पता होना चाहिए कि कौन एब्जॉर्प्शन करता है और कौन एब्जॉर्प्शन करता है। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को, क्योंकि एनसीईआरटी में है, तो एनसीईआरटी हमारे लिए भगवान है, उसमें लिखी गई हर एक बात एग्जामिनर आप लोगों से पूछ सकता है। ठीक है, तो एनहाइड्रस CaCl2 एब्जॉर्ब करता है वाटर वेपर्स को, सिलिका जेल आपके क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। क्या ये बात समझ में आ गई तुम लोगों को? यस मैम। यस मैम। ओके, यस मैम। ग्रेट, आएगी याद तो सारी बातें समझ में आएगी। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं कुछ, ये एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, चारकोल, सिलिका जेल, एल्यूमिना जेल भी जो होता है वो भी अच्छा एब्जॉर्बेंट होता है। ठीक है, चारकोल भी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ क्या करता है, जैसे आप लोगों को पता है, मैंने आई थिंक आपको पी ब्लॉक में NO2 का बताया था कि ब्राउन फ्यूम्स होते हैं, तो आपको इस कॉनिकल फ्लास्क में ब्राउन फ्यूम्स दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो जैसे आप एक्टिवेटेड चारकोल डालोगे तो वो क्या कर लेगा, ये NO2 गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा अपने ऊपर। ठीक है, तो क्या करेगा, कलरलेस। आपने सुना भी होगा एनिमल चारकोल क्या करता है, कलर सब्सटेंस को कलरलेस बना देता है। ठीक है, तो चारकोल ये करता है, दिख रहा होगा आपको ब्राउन कलर जो है वो डिसअपियर हो चुका है। ठीक है, ओके, उसके बाद मैम आती है बात, देखो हम बिल्कुल टॉपिक वाइज चलेंगे, जैसे हमें एनसीईआरटी में दियो बिल्कुल वैसे ही चलेंगे, कुछ अड़ंग पड़ंग हमें नहीं पढ़ना है, पॉइंट टू पॉइंट हमें चीजों को लेके चलना है। ठीक है, सो दैट कंफ्यूजन कम से कम हो। ठीक है, तो ये जितना भी मैं आज आपको करा रही हूँ ये पार्ट आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है आज ही क्लास में ही। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन, मतलब ये एड्सॉर्प्शन प्रोसेस हो कैसे रहा है, पूरा मैकेनिज्म हमने बोल दिया कि आपका सरफेस है, पार्टिकल आके चिपक रहा है, मतलब चीजें कैसे हो रही हैं, थोड़ा इसका मैकेनिज्म हमें देखना पड़ेगा। तो बेसिकली हम इसको दो एस्पेक्ट में समझेंगे, एक नेट फोर्स ऑन पार्टिकल पे कैसा लग रहा है, पार्टिकल पे नेट फोर्स क्या होगा, और थर्मोडायनेमिक्स एस्पेक्ट इसका देखेंगे। थर्मोडायनेमिक्स क्या, जो आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ के आए हो ना 11th क्लास में, थोड़ा सा उसका यूज होगा, बस थोड़ा सा, सिर्फ गिब्स फ्री एनर्जी का जो आप फॉर्मूला पढ़ के आए हो 11th क्लास में ये वाला, बस आपको ये ध्यान रखना है, और इसका किसी चैप्टर से लेना देना नहीं है, अपने आप में ये फ्रेश चैप्टर है, ये किसी से लेना देना इसका नहीं है। ठीक है, तो इस चीज की टेंशन नहीं लेनी है, मैम ऑर्गेनिक नहीं आती, मैम फिजिकल नहीं आती है, कोई बात नहीं, ये चैप्टर की अपनी पॉपुलैरिटी है, ये अपने में ही चलता है ये। ठीक है, चलो ओके, तो हम सबसे पहले बात करेंगे नेट फोर्स ऑन पार्टिकल पे, तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं नेट फोर्स ऑन पार्टिकल क्या बोल रही हूं मैं। इसके नोट्स बनाने की बिल्कुल भी नीड नहीं है आप लोगों को, सुनते जाओ, क्योंकि थ्योरेटिकल चैप्टर है सारा का सारा, न्यूमेरिकल कम ही पूछा जाता है, अगर आता भी है न्यूमेरिकल वो मैं बता दूंगी कहाँ से आता है, उसकी हम प्रैक्टिस भी कर लेंगे। देखो अगर मान लो मैं यहाँ पे बीकर ले लेती हूँ बच्चा, देखो यहाँ पे मैं पानी ले लेती हूँ, मतलब लिक्विड बेसिकली ले लेती हूँ, सपोज पानी ही है वो सॉल्वेंट आपका, है ना। ठीक है, ये सरफेस है, ठीक है जी। अगर मान लो मैं एक पानी के मॉलिक्यूल को उठा लेती हूँ, मतलब अगर मैं बात करूं समझाने के लिए कि पानी का मॉलिक्यूल जो बल्क में है, यहाँ पे देखो इस पानी के मॉलिक्यूल के ऊपर आसपास के सभी पानी के मॉलिक्यूल फोर्स लगाएंगे, ऊपर से भी, दाएं बाएं नीचे आगे पीछे हर जगह से, बोलो हाँ या ना। यानी कि जो बल्क में आपका पार्टिकल है वो क्या लगा रहा है, बैलेंस्ड फोर्स, हर जगह से उसको मिल रहा है बैलेंस फोर्स। ठीक है, और अगर हर जगह से उसको संभालने वाले खड़े हैं तो भैया नेट फोर्स क्या हो जाएगा उसका, जीरो हो जाएगा। बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एट सरफेस, तो जो सरफेस पे भी तो होंगे कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स, तो उनपे क्या नीचे की तरफ लगेगा, साइड से लगेगा, बस ऊपर तो बेचारा खाली है, ऊपर तो आसमान है, खुला आसमान है ना, एयर के पार्टिकल्स होंगे, उसकी बात मैं अलग करूंगी। तो ये क्या होता है, जो सरफेस पे पार्टिकल है इस पे कैसा फोर्स को संभालने वाले नहीं खड़े, ये गिर सकता है कभी भी, इसको संभालने वाले नहीं है, मतलब बेसिकली ये कैसा है, इम्बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, बोलो हाँ। अगर इम्बैलेंस्ड फोर्स है तो इसका मैं नेट फोर्स क्या बोलूंगी, नॉट इक्वल टू 0। लेकिन ये बेचारे को हम अकेला तो छोड़ नहीं सकते हैं, ले आओ ऊपर से गैस के पार्टिकल, कोई भी गैस ले लो आप, N2 गैस ले लो, अमोनिया गैस ले लो, कोई भी आप गैस की बात कर सकते हो, यहाँ पे मैं सिंपल जनरल वे में बोलूं, कोई भी गैस का जैसे ही पार्टिकल आएगा, अब तुम्हें ये बताओ ये किसके साथ दोस्ती करना चाहेगा, सरफेस वाले पार्टिकल पे या जो बल्क में पार्टिकल है उसके साथ,
सरफेस वाले दिख ही रहा है हमें। तो ये सरफेस के पार्टिकल के साथ आके दोस्ती कर लेगा, अट्रैक्शन हो जाएगा, जिसकी जो ये इम्बैलेंस्ड फोर्स है इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिडुअल फोर्स भी बोलते हैं। ये हमने पढ़ा भी आई थिंक पहले कभी, मतलब मैंने नहीं शायद पढ़ा होगा, लेकिन आप लोगों ने कहीं ना कहीं इसको पढ़ा होगा, रेजिडुअल फोर्सेस। तो यानी कि मुझे ये बताओ, पार्टिकल ऊपर से आ रहा है, इंटरेक्शन हो रही है, तो जो रेजिडुअल फोर्सेस हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि अब क्या है, वो इम्बैलेंस फोर्स बैलेंस की तरफ जा रहा है। बोलो हाँ के ना? यस मैम। तो यानी कि जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे, वो ज्यादा रिएक्ट करेंगे, जो भैया ऊपर ऊपर आएगा, मतलब ऊपर से आएगा उसके साथ दोस्ती करने। अब हमें यही नेट फोर्स था पार्टिकल पे, कैसे कैसे नेट फोर्स पार्टिकल पे लग रहा है जब वो बल्क में है और वो सरफेस पे है, ये इतनी ही बात थी। लेकिन मेन ये आता है बच्चे कि जब इसने इंटरेक्शन कर ली गैस पार्टिकल के साथ, ऊपर से कोई गैस का पार्टिकल आ रहा है, तो उस अट्रैक्शन से क्या क्या चीजें होंगी, यानी कि हम उसको किस टर्म्स में पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स एस्पेक्ट्स के टर्म्स में पढ़ेंगे, कि जब अट्रैक्शन हो रहा है, जब दोनों के बीच में प्यार बढ़ रहा है, जब दोनों के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो उससे डेल्टा एच पे क्या फर्क पड़ेगा, एंट्रोपी क्या होगी, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगी, ये सारी चीजें आपको पता है, हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते थे, इसलिए इसका नाम दिया गया थर्मोडायनेमिक्स एस्पेक्ट्स। तो यहीं पे मैं आपको नीचे यहाँ पे हेडिंग डाल रही हूँ, थर्मोडायनेमिक्स एस्पेक्ट्स, तुम लोग भी डालो। ये रेजिडुअल फोर्स वाला बताने के बाद, मतलब इम्बैलेंस्ड फोर्स का ही दूसरा नेम रेजिडुअल फोर्स भी है। इम्बैलेंस फोर्स क्या है, मतलब देखो ना, सरफेस पे जो पार्टिकल है उसको हर जगह से फोर्स नहीं मिल रहा है, उसको हर जगह से कोई संभालने वाला नहीं है, तो नीचे से उसको कोई खींच रहा है या साइड से कोई खींच रहा है, लेफ्ट और राइट साइड से, ऊपर से नहीं है उसको खींचने वाला। तभी जो दूसरा पार्टिकल आएगा वो सबसे पहले सरफेस पे जो पार्टिकल है उसके साथ ही रिएक्ट करेगा, तो मतलब रेजिडुअल फोर्सेस कम हो रहे हैं ना। यस मैम, यही बोला मैंने, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स एस्पेक्ट्स की। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। मान लो जो सरफेस पे पार्टिकल है, जो पिंक वाला दिखाई दे रहा है, मैं उसको मान रही हूँ वो ए पार्टिकल है, ठीक है। अच्छा, जो बाहर से आया पार्टिकल, मतलब जो ऊपर से आया, आसमान से टपका खजूर में अटका, ऐसा ही होता है क्या? हाँ। तो वो जब आया तो दोनों में इंटरेक्शन होगी, मतलब बॉन्ड बनेगा। यस मैम। अच्छा, तुम्हें ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि मैम जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं डेल्टा एच विच इज योर एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन, तो यहाँ पे लिखो डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। बोलो हाँ या ना? यस यस ठीक है जी। मैम ये नोट्स बनाने हैं? मत बनाओ, कोई जरूरत नहीं है। ओके इसमें से मैम। ही पढ़ लेना, इसमें से पढ़ लेना, सब कुछ मैं लिख के दूंगी नोट्स में से। इतना देखो, तुम लोगों के पास टाइम भी नहीं है, पहले टेंशन में रहते हो तुम लोग, मैं नहीं चाहती इसकी और टेंशन ले लो, लेकिन हाँ रिवाइज जरूर कर लेना अगर नोट्स बनाने का। हाँ कल सेकंड पीरियड है हमारा केमिस्ट्री का। हाँ, तो फिर तो बिल्कुल मत बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक चीज लिख सकती हूँ क्या, एब्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मैम बहुत बढ़िया बात बता दी है तो आप, एब्जॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है जी। यस मैम। चलिए, अब हमने डेल्टा एच की बात कर ली, अब हम थोड़ी एंट्रोपी की भी बात कर लेते हैं। एंट्रोपी क्या होता है तुम्हें पता है मैम? रेंडमनेस होती है, रेंडमनेस। यस मैम। यस मैम। अब तुम बैठे हो, पीरियड आपका लोगों का केमिस्ट्री का ही पीरियड लग रहा है ना? अभी तो मैं तो तुम्हें देख रही, अगर तुम्हारे स्कूल की बात करूं, तुम्हारा पीरियड लग रहा है, मस्त मजे से बैठे हो, बिल्कुल शांत शरीफ बन के, जैसे तुम लोगों से शरीफ कोई है ही नहीं, ठीक है। सब लाइन में बैठे हो, कोई चू चा कुछ नहीं हो रही, अपनी जगह पे ही बैठे हो, तो उस केस में क्या है, कोई रेंडमनेस नहीं है। जैसे ही हुई तुम्हारी रिसेस, या तुम्हें बोलूं तुम्हारे सारे लेक्चर्स ओवर हो गए, उसके बाद तो तुम, मेरे को पता है कैसे भागते हो बैग उठाकर, सब पता है मेरे को, कहाँ आजा भाई तू यहाँ मिल, आजा भाई यहाँ मिल, है ना? ऐसे करते हो ना, हमारे टाइम में तो बहुत होता था ऐसे। अभी भी बोलते हो कि आजा भाई यहाँ मिल तू। यस मैम। हमारे में क्या फेमस था, जहाँ मैं पढ़ती थी जिस स्कूल में, स्कूल के साथ ही पेट्रोल पंप था हमारे। जब मैं 12th 11th में थी, या 9th 10th में भी ऐसा होता था, तो ऐसे कहते थे भाई आजा तू मिल, पेट्रोल पंप पे मिल। अब पता नहीं चेंज हो गया हो कोई लोकेशन, और बाकी पहले ऐसा। तो क्या होता है, एकदम से रेंडमनेस इंक्रीज हो जाती है। अगर मैं तुम्हारे लंच ब्रेक की बात करूं, तो रेंडमनेस बढ़ने से एंट्रोपी भी जो है बढ़ जाती है। बट इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है,
पहले मस्त हवा में पार्टिकल्स थे गैस के, अब आके चिपक गए एक जगह पे, हिल ही नहीं सकते भाई, चिपक गए। तो रेंडमनेस क्या हो रही है एड्सॉर्प्शन होने के बाद? डिक्रीज। तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि एड्सॉर्प्शन में डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस नेगेटिव। ओके, तो मैम व्हाट अबाउट गिब्स फ्री एनर्जी? ये बहुत जरूरी है देखना, गिब्स फ्री एनर्जी का क्या सीन चलेगा यहाँ पे। देखो मैम फॉर्मूला लिख दो, हम सोचते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अभी मैम आप बोल रहे हो, देखो रिएक्शन मतलब बेसिकली जो ये सारा प्रोसेस हो रहा है ये अपने आप ही हो रहा है, मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ, मुझे बस इनिशिएट करने की जरूरत है, अपने आप ही हो रहा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। लेकिन आपको ये पता है फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी शुड बी नेगेटिव, नेगेटिव है ना। तो डेल्टा आपने मैम बोल दिया कि डेल्टा एच नेगेटिव है, ठीक है, आपने बोल दिया मैम डेल्टा एस भी नेगेटिव है। तो डेल्टा जी नेगेटिव के लिए हमें क्या चाहिए, मतलब हम चाहते हैं कि डेल्टा जी अगर हम चाहते हैं नेगेटिव है हो, क्योंकि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, तो डेल्टा जी तो नेगेटिव चाहिए। इट मींस मैं क्या ये बोल सकती हूँ कि डेल्टा एच की वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा नेगेटिव होनी चाहिए, तब जाके तुम्हारा डेल्टा जी नेगेटिव आएगा। बोलो हाँ, है ना, सोचो। अच्छा, तो मैं बोल सकती हूँ ये कब होगा? लो टेम्परेचर पे ही पॉसिबल होगा ये, तो फिर टेम्परेचर तो हाई कर ही नहीं सकते हो तुम लोग। यस मैम। बोलो, समझे ये वाली बात जो मैंने बोल दी कि लो टेम्परेचर, जब टेम्परेचर की वैल्यू आप कम रखोगे तभी डेल्टा एच ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव होगा, करस्पॉन्डिंग डेल्टा जी की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव होगी, यानी कि हमारा जो एड्सॉर्प्शन प्रोसेस होगा वो कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। तो मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं इसको यहाँ ऊपर लिख रही हूँ, तुम भी लिख लो। एड्सॉर्प्शन इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या जितनी बातें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है समझ में आ गई? यस मैम। यस मैम। बहुत बढ़िया, 26 स्टूडेंट्स हैं आज, ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। मैम एक बार रिपीट कर दो। ओके, कौन सी वाली? स्पॉन्टेनियस वाली? यस मैम। देखो मैंने बोला गुंजन डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है, ठीक है। अब देखो प्रोसेस हो रहा है, एड्सॉर्प्शन प्रोसेस है, अपने आप हो रहा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तुम लोगों को बताया है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। तो मैम आपने बोला कि डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एस नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस पॉजिटिव। वो डिपेंड करता है कि आप टेम्परेचर की वैल्यू क्या लोगे, यानी कि आपको डेल्टा एच बहुत ज्यादा नेगेटिव करना पड़ेगा तब जाके आपका डेल्टा जी नेगेटिव आएगा। और ये कब होगा? जब आप टेम्परेचर क्या लोगे, थोड़ा कम लोगे, तब जाके डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आएगी। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग वैल्यूज लिख के देख लेना, पता चल जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। अगर ऐसे समझ में नहीं आता नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव करके, तो आप लोग वैल्यूज लिख के देख सकते हैं। हाँ मनोज। मैम रेसिडुअल फोर्स में नेट फोर्स नॉट इक्वल टू 0 होगा ना? हाँ हाँ हाँ, इनबैलेंस्ड फोर्स को ही रेसिडुअल फोर्स बोला बेटा मैंने। ओके मैम। अभी ना क्वेश्चंस हम करेंगे, तभी मैं एक एक चीज आपको बताते हुए चल रही हूँ, ताकि क्वेश्चन जब मैं करवाऊँ ना तो आप लोगों के हाथ उठने चाहिए कि मैम इसका ये आंसर है, ये आंसर है। ठीक है, समझ आई? आगे चलिए। हाँ मैम, नॉट इक्वल टू लगाते हैं वहाँ पे। ओह सॉरी 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 सॉरी। यस मैम, आपने इक्वल टू। ठीक है ठीक है ठीक है, चलूं आगे। यस मैम। तो ये जो मैंने अभी आपको नेट फोर्स ऑन पार्टिकल बताया वो यही बता रहा है, मैं इसको दोबारा से समझाने नहीं वाली, यानी कि बस ये लाइन देख लो जो लिखी हुई है, ये सही दिख रही है दिखने में, कि एड्सॉर्प्शन किसकी वजह से होगा? इम्बैलेंस्ड फोर्स की वजह। यही तो है, ये बेचारा खाली था, अकेला था, उसको आ गया ना हाथ बटाने, कौन आ गया? दूसरा पार्टिकल हो गया। तो बेसिकली एड्सॉर्प्शन किस वजह से होगा? इम्बैलेंस्ड फोर्स की वजह से ही होगा। ठीक है, अच्छा अब आओ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां से पता नहीं एग्जामिनर को, एनटीए वालों को क्या प्यार है, यहां से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। अभी जेई में भी हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, एड्सॉर्प्शन से ही आ रहा है क्वेश्चन, आप लोगों ने देखा भी होगा, जो सुमेश सर ने वो पीडीएफ शेयर की होगी, वहां पे आपको मिला होगा एड्सॉर्प्शन का कोई क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, या तो वो एड्सॉर्प्शन से पूछ रहा है क्वेश्चन, या वो हाइड्रोजन चैप्टर से पूछ रहा है, दोनों से साथ नहीं पूछ रहा है, क्योंकि जेई में क्या होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन सिर्फ 25 ही होते हैं, है ना। लेकिन आपके केस में ऐसा नहीं है, आप में आपको पता है नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, तो वो हर चैप्टर को टच करेगा। ठीक है, चलो अभी मैम हमने क्या किया अभी तक?
देख लो ध्यान से, मैं आप लोगों को ना पिछले वाला भी रिवाइज करूँ, कहीं फिर बाद में बोलो मैं एक बार समराइज कर दो, ठीक है। हमने अभी तक क्या किया, छोटी छोटी चीजें पढ़ी। वो छोटी छोटी चीजें क्या थी, मैम एड्सॉर्प्शन क्या होता है, मैम एब्जॉर्प्शन क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, ये सब हमने चीजें पढ़ी। लेकिन अब हम देखेंगे एड्सॉर्प्शन के ही टाइप्स पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चन आता है। तो एड्सॉर्प्शन बेसिकली ना दो टाइप का होता है। पहला आपका फिजियोसॉर्प्शन, या यू कैन ऑल्सो से फिजिकल एड्सॉर्प्शन, या आप बोल सकते हो केमिकल एड्सॉर्प्शन या केमिसॉर्प्शन, ठीक है। जितने भी यहाँ पे अभी मैं आपको ये 9 पॉइंट समझा रही हूँ, ये बिल्कुल डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही मैंने लिया है, ठीक है। और जितने भी आपको ये 9 पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, ये लगा लो 9 सालों में हर एक पॉइंट पे क्वेश्चन बना बना के पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। तो यानी कि हमारे लिए हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की टेबल का। एनसीईआरटी में कैसे दे रखा है, पहले पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, स्पेसिफिक इन नेचर, रिवर्सिबल, मतलब हर चीज को, फिर उसके बाद एक टेबल बना के दे रखी है। आपको पूरा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, हम पढ़ेंगे बिल्कुल टेबल से, समझाऊंगी मैं, आप लोगों को सिर्फ टेबल पढ़नी है, उससे ज्यादा ना इधर पढ़ जाना है ना उधर जाना है, ठीक है। चलो, तो टेबल में हम फर्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। बेसिकली फिजियोसॉर्प्शन क्या होता है, देखो आप सबको पता है ये प्रोसेस क्या है, जो भी ये सब फिनोमिना चल रहा है, ये एड्सॉर्प्शन चल रहा है, मतलब सरफेस पे पार्टिकल आके चिपकेगा। इतनी तो बात आपको याद होगी ना, हो गई ना ये वाली चीज कि सरफेस पे आके पार्टिकल। अभी मतलब एड्सॉर्बेंट पे एड्सॉर्बेट आया। बेसिकली एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के बीच में कितनी गहरी दोस्ती है, कितना ज्यादा प्यार है, वो हम देखेंगे फिजियोसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन में, ठीक है। दोनों के बीच में कैसी इंटरेक्शन है वो हम देखेंगे। तो अगर मैं बात करती हूँ बच्चा फिजिकल एड्सॉर्प्शन की, तो जो एड्सॉर्बेंट पे, बस मेरे उनको देखते जाना, हैंड जेस्चर्स को देखते जाना, समझ में आती जाएंगी चीजें। अगर मैं बात करूं एड्सॉर्बेंट की, सरफेस की, उस पे आके जो चिपक रहे हैं पार्टिकल एड्सॉर्बेट के, आप कोई भी एड्सॉर्बेंट ले लो, एड्सॉर्बेट उस पे आके चिपक रहे हैं, तो उनके बीच में कैसे टाइप के फोर्सेस होते हैं, वीक वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं। उनके बीच में वीक वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकल एड्सॉर्प्शन, ठीक है। लेकिन जब मैं केमिकल एड्सॉर्प्शन की बात करूं, नाम से ही पता चल रहा है कि केमिकल बॉन्ड बन रहा है, यानी कि जो एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट में जो दोस्ती है, जो प्यार है, वो बहुत ज्यादा गहरा है। तोड़ के दिखा दो इसको, नहीं तोड़ पाओगे, केमिकल बॉन्ड बन गया है अभी, ठीक है। पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा पॉइंट देखो, पहले मैं 9 समझा देती हूँ, उसके बाद अगर इन 9 में से कोई भी दिक्कत हो फिर मैं दोबारा उसको समझा दूंगी, अभी सुनते जाओ, कहानी है, पूरा चैप्टर कहानी है बस, ठीक है। सेकंड क्या है, इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। हम मर्जी आए एड्सॉर्बेंट को करवाया, एड्सॉर्बेंट पे एड्सॉर्ब कराया, कुछ मतलब लेना देना नहीं है भैया, कौन सा एड्सॉर्बेंट ले रहे हो, क्या एड्सॉर्बेंट ले रहे हो, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट से आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इसलिए बोल रहे हैं स्पेसिफिक नहीं है नेचर में। लेकिन जब मैं केमिकल एड्सॉर्प्शन की बात करती हूँ तो ये हाईली स्पेसिफिक है नेचर में। ऐसा नहीं किसी को भी आके एड्सॉर्ब कर दोगे वो केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेगा, नहीं जी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो ये क्या होता है, हाईली स्पेसिफिक होता है, ठीक है जी। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट ये कहता है इट इज रिवर्सिबल नेचर। अरे बिल्कुल ठीक है, जब गहरी दोस्ती नहीं है, हीट दे दो, थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा कर दो, डिसऑप्शन हो जाएगा, एड्सॉर्बेंट से एड्सॉर्बेंट के निकलते जाएंगे जो चिपके हैं वो, क्योंकि क्यों, वीक वंडरवॉल फोर्सेस है। लेकिन इसको आपने एक बार बॉन्ड बना दिया तो मजाल है, इसको अलग करके दिखाओ, तो ये कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। दूसरी बात, अच्छा एड्सॉर्प्शन कितना ज्यादा हो रहा है वो आपकी गैस के नेचर पे भी डिपेंड करता है। फिर से बोल रही हूँ, एड्सॉर्प्शन कितना ज्यादा हो रहा है वो आपके गैस के नेचर पे भी डिपेंड करता है, फिर वो चाहे फिजिकल एड्सॉर्प्शन हो, वो चाहे केमिकल एड्सॉर्प्शन हो, क्योंकि दोनों में हो तो एड्सॉर्प्शन ही हो रहा है ना अल्टीमेटली। तो जितना ज्यादा गैस आपका लिक्विफाई कैसे करते हैं किसी भी गैस को, अगर हम प्रेशर बहुत ज्यादा कर देते हैं, बोलो हाँ कि ना, सो मत जाना, आई नो कि तुम्हारा ज्यादा काम नहीं है, सारा काम मेरा ही बोलने का है, ठीक है। अगर आप प्रेशर बहुत ज्यादा अप्लाई कर दोगे, जैसे मिश्मा ने बोला ज्यादा कंप्रेस कर रहे हो गैस को, तो वो लिक्विफाई हो जाएगी, तो वो गैस जल्दी एड्सॉर्ब हो जाएगी। या मैं ये भी बोल सकती हूँ जितना ज्यादा प्रेशर उतना जल्दी गैस एड्सॉर्ब कर लेगी। तो अगर मैं मानो एक अमोनिया ले लेती हूँ और एक N2 ले लेती हूँ, वैसे तो देखो अगर आपको इसका
बेसिकली क्रिटिकल टेम्परेचर एक आपने सुना होगा ना, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, वो वाला टेम्परेचर जिसके ऊपर सारी गैसेस लिक्विफाई हो जाती हैं। तो अगर मान लो कोई आपसे ये पूछे अमोनिया ज्यादा जल्दी एब्जॉर्ब होगा या N2, वैसे तो देखो हमें क्रिटिकल टेम्परेचर दे के रखेंगे, वो मैं अभी आऊंगी उस पे। तो मैम ये तो हमें कैसे पता कि ये ज्यादा एब्जॉर्ब होगी या N2 ज्यादा एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि हमारे पास कोई एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज नहीं है ना। अगर आप इनकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज दे दो तो हम बता देंगे कि कौन जल्दी लिक्विफाई होगा। लेकिन ध्यान रखना कई बार ना कुछ एग्जांपल ऐसे होते हैं जिसमें हमें वैल्यूज की नीड नहीं होती, जैसे जैसे जो NH3 है वो क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसमें, जबकि इसमें नहीं होती है। तो जिन गैसेज में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो जल्दी लिक्विफाई हो जाते हैं और उनका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। सिर्फ ये दो ध्यान रखना क्योंकि एनसीईआरटी में है, ठीक है। बाकी जैसा क्वेश्चन आएगा वो हम देख लेंगे, ठीक है। सेम केमिकल एब्जॉर्प्शन में भी ऐसा है, इस पॉइंट ये कोई फोर्थ पॉइंट कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहा है, ठीक है मैम। फिफ्थ पॉइंट पे आओ, क्योंकि वीक वंडरवॉल फोर्सेस हैं, दोस्ती प्यार ज्यादा गहरा नहीं है, तो डेल्टा एच कम नेगेटिव होगा, मतलब कितना है 20 to 40 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हो रही है। जबकि केमिस ऑप्शन में क्या है, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं, और इतनी वैल्यू आपको ये लर्न करनी पड़ेगी क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू से क्वेश्चन आया हुआ है, 80 to 240 किलो जूल पर मोल इन दिस केस, ठीक है। ओहो एक चीज हो रहेगी, हाँ यहाँ पे आओ एक बार, सॉरी मैं अभी आ रही हूँ उस पर, एक बार इधर आओ। मैंने बोला कि डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव, एक बार आओ इस पे। एक बात सोचो, खुद सोचो, जैसे अगर मान लो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस चलता जा रहा है, तो एक टाइम ऐसा भी आएगा ना, जो सरफेस पे जो पोर्स थे अब उसमें पार्टिकल्स सारे चिपक चुके हैं, जगह खाली हो चुकी है, तो उस केस में डेल्टा एच बताओ लेस एंड लेस नेगेटिव होगी या बहुत ज्यादा नेगेटिव होगी, कम धीरे धीरे कम नेगेटिव, मतलब कम एनर्जी रिलीज होगी, इन शॉर्ट ये बोलूं तो। मतलब जैसे एक बात सुनना, जैसे जैसे एब्जॉर्प्शन प्रोसेस चलता जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब डेल्टा एच की वैल्यू, क्योंकि हमने कहा कि डेल्टा एच ज्यादा नेगेटिव होना चाहिए, अब एब्जॉर्प्शन चलता जा रहा है, मतलब डेल्टा एच की वैल्यू कम नेगेटिव होती जा रही है, और एक टाइम ऐसा आएगा जब डेल्टा एच की वैल्यू 2t डेल्टा एच के बराबर हो जाएगी, मतलब डेल्टा जी 0 हो जाएगा, और वहां पे कैसी स्टेज आ जाएगी, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ये कब है, लिख लो, ये कब है, G is equals to 0। हाँ ये कब है, डेल्टा जी इज इक्वल टू 0, जब आपका जो एड्सॉर्प्शन प्रोसेस है वो कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऐड कर लेना, मैं भूल गई थी बताना, ठीक है। चलो अब आते हैं हम उस पे ही आगे, 5 पॉइंट हो गए। ये वाला पॉइंट देखो, ये भी बहुत बहुत सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, जितना भी करवाऊंगी मैं 3 घंटे में, मतलब 3 लेक्चर में, वो सारा इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, ओके। उसके बाद 6th पॉइंट ये बोलता है बच्चा कि जो लो टेम्परेचर है वो फेवरेबल करता है फिजिकल एड्सॉर्प्शन को। मैम ये क्या बोल दिया आपने, देखो एक बार मैं आप लोगों को ग्राफ से समझाती हूँ, ग्राफ भी पेपर में आ सकता है, एनसीईआरटी में ग्राफ नहीं है लेकिन आप लोगों को करना है। अगर मान लो मैं एड्सॉर्प्शन का समझ तो आ रहा है ना, सो तो नहीं गए ना बच्चा, तो अगर मान लो मैं एड्सॉर्प्शन का बेसिकली प्लॉट करती हूँ ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, वाई एक्सिस पे देख लेना क्या क्या लिया मैंने, तो वो बोल रहे हैं कि लो टेम्परेचर फेवरेबल कर रहा है। यानी कि अगर मैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन का ग्राफ देखूं वो कुछ ऐसे आता है, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है एड्सॉर्प्शन भी डिक्रीज होता है, अकॉर्डिंग टू पॉइंट नंबर 6। मैम ऐसा क्यों, देखो खुद सोचो, एक तो बेचारे के बीच में पहली वीक वंडरवॉल फोर्सेस हैं, टेम्परेचर बढ़ा दोगे उनके फोर्सेस को, तो आप और वीक कर रहे हो, समझ रहे हो। सरफेस पे जो चिपके हैं वो तो उड़ते जाएंगे भाई, डिसऑप्शन होता जाएगा। लेकिन अगर आप टेम्परेचर थोड़ा कम कर दोगे तो हो सकता है उनके, हो क्या सकता है, होता ही है, अगर टेम्परेचर थोड़ा कम कर दोगे तो जो वंडरवॉल फोर्सेस हैं बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट वो इंक्रीज होंगे तो थोड़ा ज्यादा एड्सॉर्प्शन हो जाएगा, थोड़ा प्यार मोहब्बत में भी रहने दो उनको। तो लो टेम्परेचर फेवरेबल करता है फिजिकल एड्सॉर्प्शन को, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका एड्सॉर्प्शन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बोलो हाँ के ना। यस मैम। ठीक है, लेकिन मैं अगर बात करूं आपका 6 पॉइंट का, इन केस ऑफ केमिकल एड्सॉर्प्शन में, तो उसका ग्राफ पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को समझा पाऊं मैं। एड्सॉर्प्शन वर्सेस टेम्परेचर, इसमें ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ऐसा देखो खुद सोचो,
ऑर्गेनिक में हमने बड़ा देखा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है ना, बीच में हम वो भी देखते हैं ट्रांजिशन स्टेट बनती है ना। तो बेसिकली केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या हो रहा है, केमिकल बॉन्ड बन रहा है। मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने के लिए उसको मिनिमम इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिएगी, बोलो हाँ के ना, तभी तो वो बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट बनाएगा। मतलब A+B है तभी तो वो AB बनाएगा इन केस ऑफ केमिकल बॉन्ड, क्योंकि केमिकल एड्सॉर्प्शन, क्योंकि केमिकल बॉन्ड है, बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है ना। यानी कि इतनी एक्टिवेशन एनर्जी, इतने उसको यहां तक लेके जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भैया, थोड़ा सा टेम्परेचर भी तो देना पड़ेगा ना, तरस तो खाओ उसके ऊपर। वो कैसे बनाएगा फिर केमिकल बॉन्ड, बताओ हाँ या ना। तो मतलब आपको केमिकल एड्सॉर्प्शन कराने के लिए थोड़ा सा टेम्परेचर देना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन जब इतनी मान लो इतने मतलब थोड़ा सा आपने टेम्परेचर दिया, इतना उसने मिल गई, उसको इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए थी, मिल गई, बैरियर क्रॉस कर दिया। लेकिन अगर आप टेम्परेचर बहुत ज्यादा कर दोगे तो एड्सॉर्प्शन वाला प्रोसेस क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, अकॉर्डिंग टू पॉइंट नंबर 6 and 7। हाँ जी, सो गए, देखो एक बार। कोई बोल ही नहीं रहा, चुप हो गए, क्या हुआ, ठीक है ना। बहुत ही समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, ओके। जबकि फिजिकल एड्सॉर्प्शन में हमें कोई एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिएगी 7th, जबकि केमिकल एड्सॉर्प्शन में हमें हाई एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी। 8 पॉइंट डिपेंड करता है आपका एड्सॉर्प्शन प्रोसेस सरफेस एरिया पे। एक बात देखो, एक छोटू सा सरफेस पे और एक बहुत बड़ा सरफेस पे, किस पे ज्यादा एड्सॉर्प्शन होंगे, जिसमें ज्यादा उसको जगह मिलेगी चिपकने की वहीं तो आएगा वो। तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा उतना ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा, ठीक है जी, चाहे वो फिजिकल हो चाहे केमिकल हो। 9th में क्या है, 9th पॉइंट में वो ये कहता है कि जो आपका फिजिकल एड्सॉर्प्शन है वो उसमें क्या होती है, मल्टी लेयर बनती है, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बनती है। क्यों बनती है, क्योंकि देखो सरफेस है, मॉलिक्यूल आया एड्सॉर्ब होने, ठीक है, वीक वंडरवॉल फोर्सेस है ना, तो कुछ तो डिसऑर्प्शन, कुछ तो छोड़ जाएंगे सरफेस को, है ना। मतलब वंडरवॉल फोर्सेस बेसिकली बहुत वीक है, तो इनके ऊपर क्या है, और मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं। आप सरफेस पे आए जा, मतलब सरफेस पे मॉलिक्यूल आए जा रहे हैं, चिपके जा रहे हैं, वो मल्टी लेयर बना लेते हैं। लेकिन इन केस ऑफ केमिकल एड्सॉर्प्शन अगर सरफेस पे मॉलिक्यूल चिपक गया तो मजाल है उसके ऊपर से आप एक और मॉलिक्यूल ले, भैया उसने बना लिया केमिकल बॉन्ड, उसको जरूरत नहीं है कोई और आ जाए। वो सोच रहा है बेचारा मल्टी लेयर बना के कोई तो आए जिसका वंडरवॉल फोर्स स्ट्रॉन्ग हो, कोई तो चिपक जाए सही से काफी देर तक, तो मल्टी लेयर बन जाती है। जबकि केमिकल एड्सॉर्प्शन में सिर्फ यूनिमोलिकुलर लेयर बनती है। इस 9 पॉइंट में, जो ये 9 के 9 पॉइंट मैंने आपको अभी समझाए हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। नो मैम, क्लियर। नो मैम, क्लियर है। मैम सेकंड वाला बता दो। सेकंड वाला कौन सा बेटा, स्पेसिफिक इन नेचर। देखो स्पेसिफिक इन नेचर का मतलब क्या है, देखो आप जब कोई रिएक्शन करते हो मनोज, आपने ऑर्गेनिक में बहुत रिएक्शन की, क्या आप अपनी मर्जी से कोई रिएक्टेंट ले लेते हो, कुछ सोच समझ के लेते हो ना, कि कोई पर्टिकुलर रिएक्टेंट लोगे उससे वही प्रोडक्ट मिलेगा, ऐसे तो ना कुछ भी रिएक्टेंट ले लो और प्रोडक्ट मिल जाएगा जो चाहते हो, नहीं मिलेगा ना। तो केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होता है, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। जो आपका एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट ले लो वो हाईली स्पेसिफिक है, ऐसी कुछ भी नहीं सोच समझ के ले लोगे और केमिकल बॉन्ड बन जाएगा। जबकि फिजिकल एड्सॉर्प्शन में वीक वंडरवॉल फोर्सेस है, मतलब हम सोच समझ के नहीं ले रहे, कोई भी आप केमिकल एड्सॉर्प्शन कोई भी एड्सॉर्बेंट ले रहे हो जो कि स्पेसिफिक नहीं है नेचर उसका, ठीक है। हाँ सेकंड वाला ग्राफ बता दो एक बार, सेकंड वाला भी बताती हूँ। देखो इधर, देखो केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होता है बच्चे, ऑर्गेनिक में आओ, थोड़ा सा ऑर्गेनिक में आ जाओ। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हो ना, आपको मैंने बताया था कि जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट डायरेक्ट नहीं बनता, बीच में ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जिसको आप एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बनाते हो। मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने के लिए उसको जो बैरियर है, जो ऑब्स्टेकल है उसके बीच में, उसके रास्ते के बीच में जो आके खड़ा हो गया, उसको क्रॉस करना पड़ेगा। और वो बैरियर क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर है। तो एक बात बताओ कुमकुम, तुम्हें यहां से यहां पहुंचना है, तुम्हें यहां से यहां पहुंचना है, तो मुझे तुम्हें क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी ना। मैं कहूंगी कि थकना नहीं है, अच्छे से खा पी के जाओ, तब जाके तुम इतना क्रॉस कर पाओगी। तो सेम इसके साथ भी, मॉलिक्यूल्स के साथ भी यही है कि जब तक उसको टेम्परेचर नहीं दोगे तो वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा, और यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा तो बैरियर को क्रॉस कैसे करेगा। तो थोड़ा सा उसको टेम्परेचर देना पड़ेगा, तभी ये बोला हाई टेम्परेचर किसके कंपेरिजन में, फिजिकल एड्सॉर्प्शन के कंपेरिजन में ये बात कर रहे हैं कि हाई टेम्परेचर मतलब थोड़ा टेम्परेचर देना पड़ेगा, सो दैट वो
बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट बना ले, ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत ही ज्यादा मतलब जितना काम जितना उसको गुजारा जितने टेम्परेचर से उसका गुजारा होना था वो हो चुका है, लेकिन अब आप वो टेम्परेचर दे रहे हो तो ज्यादा टेम्परेचर दे दोगे तो फिर एक टाइम पे क्या केमिकल बॉन्ड बन चुका, अभी ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो बॉन्ड टूटने स्टार्ट हो जाएंगे। बोलो हाँ के ना? हाँ मैम। आ गया। ग्रेट। अभी हम बात करते हैं, हाँ बोलो बोलो। मैम वो जो 8 पॉइंट है दोनों में सेम ही है ना? हाँ 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 वो सेम है सरफेस एरिया वाला, ठीक है। चलो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है लिखो, द टेम्परेचर above which gas can be liquefied, यानी कि ये लिख सकते हो, और वी कैन से हायर द, लिखो हायर द critical temperature of gas readily will be the, अरे ये क्या हो गया, एडजॉर्प्शन। यही तो है, यही तो समझाया था, लेकिन इसको थोड़ा अलग लिख लो। मान लो अगर आपके पास कुछ 4-5 गैसेस दे दें और उसका क्रिटिकल टेम्परेचर लिख के दे दो और आपसे पूछो बताओ इसमें से सबसे ज्यादा एडजॉर्ब कौन सी गैस होगी, सबसे कम किसको। मतलब बेसिकली क्रिटिकल टेम्परेचर का होने का मतलब क्या है ये तो हमने केमिस्ट्री वाली लैंग्वेज में समझा दिया, बोल दिया, लिख ली डेफिनेशन। लेकिन अगर मैं उसको समझाऊं तो इसका मतलब ये है बेटा कि जिस गैस का जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा मतलब वो उस टेम्परेचर तक, मतलब जितना जिसका ज्यादा टेम्परेचर होगा वो मतलब ये होता है कि वो उतने टेम्परेचर तक उसके जो वंडरवॉल फोर्सेस है मतलब बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे। तो जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा मतलब वंडरवॉल फोर्सेस उस केस में एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में स्ट्रॉन्ग होगा, तो उनका एड्सॉर्प्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर हायर विल बी द एड्सॉर्प्शन। ठीक है जी, बोलो क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। ओके, और कुछ मैम है? क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब बॉन्ड ब्रेक होने वाला टेम्परेचर? नहीं, क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब ये है वो वाला टेम्परेचर जिसके ऊपर मतलब थोड़ा सा ऊपर जाओगे आप, जैसे मान लो 190 केल्विन है किसी गैस का, इससे थोड़ा सा ऊपर जाओ 191 192, मतलब इसके ऊपर जितना भी टेम्परेचर होगा 191 192 193 उस पे सारी गैस लिक्विफाई हो जाएंगे, और लिक्विफाई हो गई तो एड्सॉर्प्शन। लेकिन अगर इससे आप कम चले गए तो एड्सॉर्प्शन वहां पे नहीं होगा, ये बोल रही हूँ मैं। ओके मैम। ठीक है, आगे चले, बोलो क्या कहते हो? हाँ कुछ कह रहा था, कौन कह रहा था? हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों। उसके बाद आओ एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। चलो जी समझते हैं। देखो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है, ध्यान से सुनना। इसको हम फ्रेंडली आइसोथर्म भी बोलते हैं मैम। क्या? फ्रेंडली आइसोथर्म। अभी बताती हूँ, स्पेलिंग वगैरह सब लिखवा दूंगी, पहले सुन लो क्या होता है। ये ग्राफ है बेसिकली, तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड हुआ है बाय एड्सॉर्बेंट। वो हम इस ग्राफ के थ्रू, जो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का बेसिकली हम ग्राफ प्लॉट करेंगे वो वहां पे देखेंगे। ठीक है, तो कितना अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब हुआ है बाय एड्सॉर्बेंट, वो सारा हम किस में देखने वाले हैं, किसके थ्रू देखने वाले हैं? एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म देखने वाले हैं। ठीक है, कर्व की टर्म्स में बेसिकली इसको एक्सप्लेन करेंगे। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्यों? आइसो मतलब सेम, थर्म मतलब टेम्परेचर। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम देखेंगे बेसिकली एक इक्वेशन दी थी फ्रेंडलिक ने, स्पेलिंग मेरे को भी नहीं याद रहती है इसकी, बड़ी गंदी स्पेलिंग है, ये स्पेलिंग है इसकी। ठीक है, तो फ्रेंडलिक ने ना एक इक्वेशन दी थी, वो क्या इक्वेशन थी लिख लो, बहुत काम आएगी पेपर में, यहीं से क्वेश्चन आते हैं भर भर के। क्या दी थी? अभी तो समझ में नहीं आया होगा कुछ, ध्यान से सुनो। फ्रेंडलिक ने एक इक्वेशन दी थी, x by m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर रेज टू पावर 1 by n। अब ये मैम x क्या है ये तो हमें नहीं पता, मैं बताती हूँ। ये क्या है आपका, लिखो x क्या है तुम्हारा, मास ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड, मास ऑफ द गैस एड्सॉर्ब्ड। m क्या है तुम्हारा, m क्या है, मास ऑफ एड्सॉर्बेंट।
P क्या है तुम्हारा प्रेशर, N क्या है तुम्हारा कांस्टेंट, ठीक है। अब मैम x बाय एम क्या है, ये तो मैंने आपको बता दिया इंडिविजुअल, x क्या है m क्या है। मैम x बाय एम क्या है, x बाय एम है बेटा एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, सॉरी एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। मैम ये क्या है, देखो अभी जो फ्रेंडलिक ने इक्वेशन दी है बेसिकली हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर। तो इसी आइसोथर्म को ये भी बोल दिया गया कि ये फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है, क्योंकि फ्रेंडलिक ने इक्वेशन दी थी, ठीक है। अच्छा तो एक बात देखो, अगर मैं इस कांस्टेंट को हटाऊं तो कांस्टेंट, सॉरी प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाऊं तो कांस्टेंट आएगा, तो मैंने यहां पे लगा दिया के भी क्या है कांस्टेंट है। तो के और एन क्या करते हैं, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करते हैं, दोनों कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये इक्वेशन तुम्हारी आ गई है, बोलो हाँ के ना। यस मैम। यस मैम। अभी क्या करना है मैम, आपने कहा था ग्राफ बताओगे, तो यहाँ पे ना मैं एक ग्राफ प्लॉट करूं जो कि बड़ा काम का ग्राफ है, आपका एनसीईआरटी में है, वो अलग अलग तरीके से आप लोगों से पूछा जा सकता है। हाँ बोलो मनोज। हम कांस्टेंट किस पर डिपेंड करते हैं? नहीं, के और एन कांस्टेंट है जो कि आपका नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा, ओके मैम। कि गैस क्या ले रहे हो, है ना। नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट क्या, मतलब एड्सॉर्बेंट क्या ले रहे हो, जो एड्सॉर्बेट है जिसको मैं बोल रही हूँ, गैस के पार्टिकल जो आके एड्सॉर्ब करेंगे उस पे डिपेंड करता है। तो देखो फ्रेंडलिक आइसोथर्म ने क्या किया था, एक्स बाय एम वर्सेस प्रेशर के बीच में ग्राफ बनाया था। ध्यान रखना इस रिलेशन को मत भूल जाना, नहीं तो गए तुम्हारे 4 नंबर, मैं पहले बता रही हूँ। यहाँ से ही मैं कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन अभी आप लोगों को करवाऊंगी, ठीक है। तो एनसीईआरटी में जो ग्राफ है मैं वही बना रही हूँ, तुम लोग बस देखते जाओ अगर नहीं बना रहे हो तो, ठीक है। ये मैं बना रही हूँ, ध्यान रखना एक्स बाय एम वर्सेस प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं अलग अलग टेम्परेचर पे ना ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ। ये इसका मैं टेम्परेचर लिख देती हूँ एनसीईआरटी में से ही देखकर, 195 केल्विन है, ये 244 केल्विन है, और ये आपका है 273 केल्विन है, ठीक है। अब मैम ये ग्राफ ना हमें समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। देखो अगर मैं मान लो किसी एक पर्टिकुलर, सपोज मैं 273 केल्विन वाला यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर देती हूँ, तो यहाँ देखो मैं आप लोगों को समझा देती हूँ कैसा है। ये देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि जो इजिली लिक्विफाइबल गैस है वो जल्दी एड्सॉर्ब होंगी। तो क्या मैं बोल सकती हूँ बच्चा कि जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे तो एड्सॉर्प्शन वाला प्रोसेस भी बढ़ेगा? यस मैम। है ना। लेकिन यहाँ पे देखो अगर मैं बात करूं लो प्रेशर रीजन की, यहाँ पे लिखो, अगर मैं बात करूं इस वाले रीजन की जो छोटू सा है, एट लिखो स्टार बना के, या देख लो बस, एट लो प्रेशर रीजन। लो प्रेशर रीजन में मैम क्या बोल रहा हूं कि जो आपका एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके प्रेशर के, यही तो है ना। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जा रहा है आपका एड्सॉर्प्शन बढ़ता जा रहा है ना बच्चे, यही तो बोल रही हूं मैं। तो यानी कि x बाय एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि 1 बाय n की वैल्यू 1 होगी? देखो एक बार अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। यस मैम। तो 1 बाय n इज इक्वल टू 1 का क्या मतलब है, n1 आ जाएगी, चलो ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ एट हाई प्रेशर में तुम्हें क्या दिख रहा है मैम, ये तो सैचुरेशन लेवल आ चुका है। तो यहाँ पे स्टार बना के लिखो एट हाई प्रेशर क्या हुआ, हाई प्रेशर पे तुम्हें क्या देखने को मिला। देखो सरफेस है, चिपक रहे हैं आके मॉलिक्यूल्स, जितने भी पोर्स थे ना, जितना प्रेशर उनको चाहिए था, मतलब आप प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो, एड्सॉर्प्शन प्रोसेस पूरा हो चुका है, मतलब सारे के सारे पोर्स जो हैं, जो गैस के पार्टिकल है उसमें जाके चिपक गए हैं, सारे एड्सॉर्ब हो गए, सारी जगह को उन्होंने भर दिया है ना, सारे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया है। फिर भी आप प्रेशर बढ़ाए जा रहे हो, तो क्या एड्सॉर्प्शन पे कोई फर्क आएगा क्या अब आपका एड्सॉर्प्शन प्रेशर पे डिपेंड करेगा एट हाई प्रेशर रीजन पे? नो नहीं करेगा। तो क्या मैं यहाँ पे एक चीज लिख दूं कि x बाय एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 0, मतलब डिपेंड ही नहीं करा। p की पावर 0 का मतलब क्या है, 1, यानी कि कांस्टेंट है। तो p की पावर 0 का मतलब क्या है, 1 बाय n 0 है, और 1 बाय n 0 का मतलब n क्या है, इन्फिनिटी है। बोलो हाँ के ना, इसको थोड़ा सा, यानी कि
मेरे को मैम ये फिर ये वाली इक्वेशन की आप क्या बात कर रहे हो? आपने बोला कि एक में तो ये है n की वैल्यू 1 आ गई, तो ये कब होगा, मतलब ये कब वैलिड होगा? तो ये वैलिड होगा आपका मॉडरेट प्रेशर वाले रीजन पे। तो यानी कि जो फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है वो किस पे एप्लीकेबल है? किस पे एप्लीकेबल है? मॉडरेट वाले। लिख लो एप्लीकेबल एट, या एक काम करती हूँ इसको ना, इसको तो ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये जो इक्वेशन है किस पे एप्लीकेबल है? एट मॉडरेट प्रेशर रीजन पे। ना तो प्रेशर बहुत कम होना चाहिए, ना ही प्रेशर बहुत ज्यादा होना चाहिए। ठीक है मैम, ये ग्राफ आपने बताया था, ये टेम्परेचर वाला वेरिएशन, मतलब बेसिकली आपने अलग अलग टेम्परेचर पे बनाया है, तो इसका क्या मतलब है? याद करो, फिजिकल एब्जॉर्प्शन में आओ। मैंने आप लोगों को क्या कहा था? अगर टेम्परेचर ज्यादा है, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो एड्सॉर्प्शन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। और अगर टेम्परेचर कम है, एड्सॉर्प्शन ज्यादा है, तो यही तो है। 195 केल्विन सबसे कम टेम्परेचर, तो देखो ना एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन सबसे ज्यादा उसका, 273 सबसे ज्यादा, उस पे एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन देखो कितना कम है। तो क्या आप रिलेट कर पा रहे हो जो मैंने आपको पहले बताया था? यस मैम। तो बस यही ग्राफ कहता है। आप लोगों को बना के दे देंगे, पूछेंगे बताओ कौन सा ग्राफ सही है। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये तो हो गया आधा काम। एक काम और रहता है जो हमें यहाँ पे करना है। मैं फिर से एक बार इस इक्वेशन को लिख रही हूँ, x बाय एम इज इक्वल टू के पी की पावर 1 बाय एन। अब आप एक काम करेंगे बच्चे, दोनों तरफ लोग ले लेंगे, लोग ले लो दोनों तरफ, क्या हो जाएगा? लोग के प्लस 1 बाय एन लोग पी। देखो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, क्या तुम समझ पाए हो? लोग एम एन को मैंने डायरेक्ट खोल दिया, लोग एम प्लस लोग एन, और आगे ले आई। ठीक है, तो अब क्या किया? अभी हमने एक ग्राफ देखा x बाय एम वर्सेस प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे। अब हम देखेंगे एक ग्राफ log x बाय एम वर्सेस log p के बीच में, log x बाय एम वर्सेस log p के बीच में। तो मैम ये ग्राफ कैसा है? कुछ नहीं है, देखो y इज इक्वल टू mx प्लस c। देखो एक बार, y क्या है? log x बाय एम, x एक्सिस पे क्या है? log p। तो स्लोप क्या हो जाएगा? 1 बाय एन। इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? log के। तो मैं इस ग्राफ को ऐसे बना दूं, स्लोप हो जाएगा आपका 1 बाय एन, और इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा आपका? log के। हाँ बस। और क्या ध्यान रखना, जो ये n 1 बाय एन की वैल्यू होगी ना, वो किसके बीच में होगी? ये बहुत पूछा गया पेपर में पहले भी, बिटवीन 0 to 1, 0 and 1 के बीच में होगी इसकी वैल्यू। क्या पता कोई पूछ ले, तो ध्यान रखना है इस चीज के बारे में। बोलो, क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, ठीक है। यानी कि अगर आपको स्लोप भी निकालना हो तो आप निकाल सकते हो यहाँ से। अगर आपको मान लो वैल्यू दे रखी है, मान लो यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, और आपको स्लोप निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, है ना, यही निकालते हो ना, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो y एक्सिस पे 2 है, 2 माइनस 0 डिवाइड बाय x पे क्या है? 3 माइनस 0, तो 2/3 इसका स्लोप आ जाएगा। तो आप ऐसे निकाल सकते हो। अभी मैं एग्जाम्पल कराऊंगी, तब और ज्यादा क्लैरिटी आएगी कंसेप्ट में। ठीक है, ठीक है, देखो yes, ठीक है। और ध्यान रखना n क्या है यहाँ पे? ग्रेटर देन 1 है। 1 बाय एन की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, और n की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 है। ठीक है जी। उसके बाद आता है, उसके बाद ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, बस ये थोड़ा सा देख लो, मतलब जितना मैंने कराना था वो हो चुका है। अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे। देखो यहाँ पे क्या एप्लीकेशंस है बेटा एड्सॉर्प्शन की। वैसे तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कब बहुत ही रेयर केस में ही पूछा जाता है आपसे, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पूरा, तो मैंने सोचा एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन भी यहाँ पे डाल दूं। 1 to इन्फिनिटी होगी n की वैल्यू, हाँ जी n की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी फिर, है ना, क्योंकि 1 बाय n कम है। अच्छा इधर देखो, हाई प्रेशर रीजन पे, ठीक है, इधर देखो एक बार। हाँ मैं क्या बोलती, एप्लीकेशंस ऑफ एड्सॉर्प्शन, मतलब कहाँ कहाँ देखने को मिलता है एड्सॉर्प्शन। तो अगर हम देखें कि अगर हमारे आसपास जो भी एयर में पार्टिकल्स, अगर थोड़े बहुत ट्रेसेस भी रह जाते हैं, तो हम उसको चारकोल के थ्रू उसको वो कर सकते हैं, एड्सॉर्ब कर सकते हैं। तो एक तो यहाँ यूज होता है, एक वहां यूज होता है, जैसे मान लो हम किसी इंडस्ट्री में काम कर, बेसिकली जहाँ पे बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में पॉइजनस गैस होती है। क्या बोल रहे हो?
हाँ बच्चे एनसीईआरटी से ही है, एनसीईआरटी दिखेगी कल तो तुम्हें पूरी एनसीईआरटी दिखने वाली है। ये भी एनसीईआरटी से है जो कराया है, क्योंकि एनसीईआरटी में ना टोटल 26 पेजेस हैं और 26 में से 21 पेजेस ही काम के हैं हमारे, तो हमें उसको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, अगर हम किसी ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं जहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट में पॉइजनस गैस है, तो उसके लिए हम गैस मास्क का यूज करते हैं। बेसिकली उस गैस मास्क में क्या होता है, एक्टिवेटेड चारकोल होता है, जो भी पॉइजनस गैस है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से हम ज्यादा हार्मफुल नहीं रहता है। ठीक है, सिलिका जेल, एल्यूमिनियम जेल क्या करता है, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है। एनिमल चारकोल आपको पता ही है, कलर सब्सटेंस को कलरलेस में चेंज करता है। और भी काफी सारी चीजें, ये मैंने आपको ग्रुप 18 में बताया था कि इनर्ट गैसेस को सेपरेट करने के लिए भी बेसिकली इनर्ट गैसेस को आप सेपरेट भी कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि हर नोबल गैस का अपना एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर जिसका ज्यादा होगा वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हर इनर्ट गैस को सेपरेट भी कर सकते हैं एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के थ्रू। क्योरिंग डिसीज पढ़ लेना, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, ये हम वैसे मेटलर्जी में पढ़ते हैं, तो एक बार जस्ट इसको देख लेना, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। क्रोमेटोग्राफी में भी यूज करते हैं, कुछ एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर्स भी होते हैं। मेन शुरू के 4-5 पॉइंट थे जो मैंने बता दिए, ये सिर्फ जस्ट बोलते हैं ना रीड करना, रीड करके बस छोड़ देना, ज्यादा वो नहीं करना इसमें। ठीक है, ओके। तो अभी बच्चे मैंने आपको फ्रेंडली का एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म बोला था, तो उसमें हमने क्या किया था, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन का हमने ग्राफ प्लॉट किया था वर्सेस प्रेशर, है ना। और आपको पता है जब मैं प्रेशर की बात करती हूँ वहां पे गैसेस की बात आती है ना, गैसेस एड्सॉर्ब हो रही है। लेकिन अगर मैं बात करूँ सॉल्यूशन फेज में, तो वहां पे प्रेशर की जगह क्या यूज होगी, कंसंट्रेशन यूज होगी, हाँ या ना, कंसंट्रेशन यूज होगी। ठीक है, तो ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि टेम्परेचर के साथ एड्सॉर्प्शन कम होगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना एड्सॉर्प्शन होगा, है ना, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन सोल्यूट की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा। नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा, तो जो मैंने आपको ग्राफ में यहाँ पे सी की जगह पी लिखवाया था, सॉरी हाँ, सी की जगह जो मैंने पी लिखवाया था, अभी फ्रेंडलिक ने सेम क्या किया, वो कंसंट्रेशन की टर्म्स में भी इसको लिख के दिखाया। हालांकि प्रिसाइजली इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जैसे उसको किया था, बस सिंपल ये बता दिया कि कंसंट्रेशन की टर्म्स में भी हम इसको लिख सकते हैं। तो अगर मान लो अगर क्वेश्चन मिलता है, मान लो सपोज अगर कोई न्यूमेरिकल आ जाए, तो मान लो पी की जगह वो कंसंट्रेशन दे दे, तो कंफ्यूज मत होना कि हमने तो पढ़ा ही नहीं, हमने तो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म यही पढ़ी थी वैल्यू, इक्वेशन x/m = k p की पावर 1/n। तो अगर वो c की वैल्यू भी दे दे तो कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल कुछ नहीं करना, c की जगह तुम्हें p लगा के आ जाना और कुछ भी नहीं करना। बोलो क्लियर हुआ बच्चे? यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन प्रैक्टिस पे यस मैम। चलो हो जाओ रेडी, दिमाग खोलो अपना, चलो शुरू करो, सारे क्वेश्चन कर लोगे। ओके, रीड करो इसको एक बार, क्वेश्चन को, सिर्फ 10 मिनट का काम है, 10 क्वेश्चन है, 1 मिनट का एक क्वेश्चन। हाँ, क्या हुआ है यहाँ पे, adsorption of a gas follows Freundlich adsorption isotherm, x is a mass of gas adsorb वगैरह वगैरह, प्लॉट ऑफ x/m वर्सेस p। ओके, 2 स्टूडेंट ने हैंड रेज किया, 3 बाकी, जल्दी करो जल्दी करो, पूरी राम कहानी सुन ली, अब तुम भी तो थोड़ा सा बताओ ना मुझे, कहानी में क्या सुना। आशुतोष बताओ। मैम ए होगा, ठीक है, ओके ए होगा। अर्शिता तुम्हें नहीं आता? बी होगा मैम, ए ही होगा। देखो ये तो हो ही नहीं सकता, ग्राफ ही हमने ऐसे देखा है, और मैंने कहा था लो टेम्परेचर पे एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन हाई प्रेशर को, सॉरी हाई टेम्परेचर पे कम होगा, तो बस ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। आगे चलो, ओके आगे बढ़ो। हाँ, चैट बॉक्स में बता दो मुझे, क्योंकि अगर मैंने एक एक से पूछा ना टाइम ज्यादा लग जाएगा, और टाइम ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पे आओ, among the following statements regarding the adsorption those that are valid बतानी है आपको बेसिकली। तो डेल्टा एच बिकम लेस नेगेटिव एज एड्सॉर्प्शन प्रोसीड, मैम ये तो बिल्कुल ठीक है, आपने ही बताया था। वो कह रहे गिवन एड्सॉर्बेंट पे अमोनिया जल्दी एड्सॉर्ब होगा, मैम ये भी बिल्कुल ठीक है। तो फर्स्ट और 2 ठीक है, तो लगाओ ना, देखने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। वो कह रहे हैं कि ऑन एड्सॉर्प्शन रेजिडुअल फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द सरफेस एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस। नहीं भैया, रेजिडुअल फोर्सेस इंक्रीज नहीं होते हैं, वो तो दोस्ती कर लेते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, है ना, इनबैलेंस फोर्सेस।
और टेम्परेचर के बढ़ने से कंसंट्रेशन एडसॉर्बेंट की डिक्रीज होती है, ना कि इंक्रीज होती है। वो बेचारे भागने शुरू कर देते हैं, है ना। ठीक है, तो 1 और 2 इसका करेक्ट होगा। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये सारे वैसे जेई मेन के हैं, नीट में तो क्वेश्चन ही तुम्हें सिर्फ 15 दिखेंगे और कुछ खास मेरे को दिखे नहीं है क्वेश्चन, मतलब कर लोगे कहने का मतलब है। तो ये थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे बोला है कि आपका फ्रेंडलिक आइसोथर्म है और उसका बेसिकली ये इक्वेशन है x/m इज इक्वल टू kp की पावर 0.5। तो वो कह रहे हैं कि एड्सॉर्प्शन जो है गैस का इंक्रीज किसके साथ होगा। मैम अभी आपने बताया प्रेशर के साथ इंक्रीज होगा, टेम्परेचर के साथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, इंक्रीज इन प्रेशर एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर। सी 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 क्लियर है? यस मैम। ओके, क्वेश्चन नंबर पता नहीं कौन सा है। ये आपको log x/m वर्सेस log p का ग्राफ दिया गया है। आप लोगों को ये बताना है कि जो x/m है वो किसके प्रोपोर्शन होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। p 2/3, p 3/2 और जो भी है ये। तो मैम हमें ये पता है, आपने ये बताया था हमें, और आपने ये भी बताया था कि 1/n की जो 1/n है वो स्लोप होता है। तो अगर हमें किसी तरह पता चल जाए कि 1/n की वैल्यू क्या होगी तो हम बता देंगे। स्लोप कैसे निकालते हैं, y/x होता है ना, तो 2/3 होता है, यानी कि x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2/3। तो ऑप्शन कौन सा होगा, जल्दी बताओ। ए। सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको नहीं आया, तो बैठा है बोल नहीं रहा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आपको गैसेस दे रखी हैं कुछ 4, क्रिटिकल टेम्परेचर भी दे रखे हैं। आपको बताना है सबसे कम एड्सॉर्प्शन किसका होगा। ये वो वाले क्वेश्चन है जो मैं तुम्हें बोलती हूँ फर्स्ट राउंड में करना है, जो 15 से 20 सेकंड में, इससे भी आई थिंक कम में लगेगा। हाँ जी गौरव। मैम SO2। SO2 का तो लीस्ट एड्सॉर्प्शन पूछा है, कर दी ना सिली मिस्टेक। मैम H2। मैम H2 होगा। ठीक है, H2 होगा। लीस्ट पूछा है ना, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा एड्सॉर्प्शन उसका ज्यादा, बट इन्होंने लीस्ट पूछा है ना, तो क्रिटिकल टेम्परेचर कम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। वो कह रहे हैं कि प्लॉट है log x/m वर्सेस, देखो मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रही, तुम पढ़ लेना। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो स्लोप है वो इसके इक्वल है। स्लोप क्या होता है बच्चा? 1/n। तो आपसे ये पूछा है कि इसके जो भी स्लोप की वैल्यू है, यानी कि x क्या हो जाएगा बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 0.5। तो आपसे ये पूछा है इनमें से बताने कौन सी स्टेटमेंट सही है। अब बताओ, क्या एड्सॉर्प्शन प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्या एड्सॉर्प्शन प्रेशर के प्रोपोर्शनल है, या एड्सॉर्प्शन स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर के प्रोपोर्शनल है, या स्क्वायर ऑफ द प्रेशर के प्रोपोर्शनल है। स्क्वायर रूट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, p 1/2 और स्क्वायर रूट भी लिख सकते हो, तो बस लगा दो, मजेदार है ना। उसके बाद 2 क्वेश्चन और हैं, फटाक से कर दो, पढ़ो इसको। थक गई तुम्हारी मैम, बस 3 ही क्वेश्चन है, चलो करो इसको। A particular adsorption has the following characteristics। आपको नहीं बताया उन्होंने कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन है या केमिकल है, बस सिंपल बता दे कि भाई कोई एड्सॉर्प्शन है, उसमें वंडरवॉल फोर्सेस हैं और रिवर्सिबल है। तो आपको बताना है उस एड्सॉर्प्शन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो पहले तो ये बताओ कौन सा एड्सॉर्प्शन है ये। मैम फिजिकल की रिगार्डिंग स्टेटमेंट देखो, क्या ये मोनोलेयर होता है? नो मैम मल्टीलेयर। ठीक है, क्या एड्सॉर्प्शन इंक्रीज होता है टेम्परेचर के साथ? नहीं मैम। नो मैम। क्या इसकी एड्सॉर्प्शन डेल्टा एच की वैल्यू ग्रेटर देन 100 होते? नहीं मैम, ये नो मैम। इज लो, है ना, या लो बोलो या नो नीड, कोई जरूरत नहीं, मतलब बेसिकली कुछ नहीं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हमें नहीं नीड होती फिजिकल एड्सॉर्प्शन के करवाने के लिए, या आप लो भी बोल सकते हो। आगे चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ फिजिकल एड्सॉर्प्शन? हायर द प्रेशर मोर द एड्सॉर्प्शन, क्या ये बात सही है? यस मैम। ग्रेटर सरफेस एरिया, ये भी बिल्कुल ठीक है। लोअर द टेम्परेचर, ये भी ठीक है। ये गलत है, मल्टी लेयर है ना, मल्टी लेयर है ना कि यूनिक। और ऐसी सेम क्वेश्चन देखो, ये 2000, ये कब आया ऑनलाइन? 16/2018 में, और सेम 2017 में आया हुआ है, बिल्कुल यहाँ पे फिजिकल को हटा के केमिकल दिया हुआ था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, the following statement relate to adsorption of gases on a solid surface, identify the incorrect statements। डेल्टा एच नेगेटिव होता है, हाँ या ना? यस मैम।
हीट, ये भी ठीक है। ऑन एब्जॉर्प्शन द रेजिडुअल फोर्सेस ऑन द सरफेस इंक्रीज्ड, ये गलत है। नेगेटिव होता है मैम, बिल्कुल ठीक है, एंट्रोपी तो नेगेटिव होता है। बस हमारा एब्जॉर्प्शन खत्म, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते थे वो हमने सारे कर लिए। तो अब तुम लोग अपना पढ़ सकते हो आराम से, सिर्फ रिवाइज कर लेना। जब तुम्हारे एग्जाम खत्म होंगे तब एक बार इस